नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके यूपीपीसीएल टीजी2 की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में मान लो इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न छूट गया होगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को कंटिन्यू करना है तो इसमें अच्छा खासा रिस्पांस मिलना चाहिए, तभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर देंगे। और दोस्तों, अगर इसके हम लगभग जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक मान लो पूरा वीडियो कंप्लीट कर देंगे, और अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर चला जाएगा। चलिए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि डेड डैश की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 20 मिली एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों ये श्वसन समस्या उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, कपास या अन्य कपड़ों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शुष्क रसायन इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कपास, लकड़ी, कागज आदि से लगने वाली आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा बहुउद्देशीय शुष्क रसायन उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में प्रदर्शित ये जो चित्र बना है इसको बताना है कि ये किसको इंगित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विकिरण खतरा है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चेतावनी संकेत जो होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं, और इनकी जो पृष्ठभूमि होती है पीली पृष्ठभूमि होती है और काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो चेतावनी संकेत होते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे काटने के लिए सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिरेमिक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसा गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्लायर इसका सही उत्तर होगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रैक एक हैंड टूल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिंच इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कूलाम इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, धारा का एम्पियर होता है, शक्ति की वाट होती है, वाट वोल्टेज की जो होता है वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां धारा आई और प्रतिरोध आर तथा समय टी को निरूपित करते हैं? दोस्तों, ये सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आई स्क्वायर आर टी इसका राइट आंसर है, जो कि आप जान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हल करके भी बताया गया है, आप यहाँ पर डिटेल से भी समझ सकते हैं। इसके और कई फार्मूले होते हैं, जो कि W बराबर VIT होता है, आई स्क्वायर आर टी भी होता है, और वी स्क्वायर टी अपान आर इसका होता है। ये भी फार्मूला होता है, जो कि जूल में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, इसकी लगभग
बराबर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 39 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 39 होगी। अगला प्रश्न जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। वोल्ट का मात्रक वोल्टेज दोस्तों, और एनर्जी का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भार नहीं है, जबकि दोस्तों परावैद्युत चालक आवरण ये सारे इसके भाग होते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि देख सकते हैं आप, इसमें चालक के रूप में एल्युमिनियम अथवा कॉपर का प्रयोग किया जाता है। परावैद्युतांक या अचालक आवरण के लिए कैम्ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं धात्विक आवरण के लिए लेड अथवा लेड एलॉय का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग के लिए फाइबर, कागज, जूट आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्मरिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। सर्विंग के लिए फाइबर युक्त पदार्थ, जूट, टाट आदि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इसके केबल बना हुआ है, इसके आप भाग देख सकते हैं, आर्मरिंग, धात्विक कवच और सर्विंग, बैंडिंग और कोर और अचालक पदार्थ। इसके बारे में मैंने अभी पॉइंटों में बात की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युतरोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है, उसे निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि दोस्तों एक अत्यधिक उच्च वोल्टा केबल यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 33 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम सारी बातें एक जगह कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों लो टेंशन के लिए देख सकते हैं आप कि 1 किलो वोल्ट तक होता है, और हाई टेंशन के लिए 1 किलो वोल्ट से लेकर 11 केवी तक होता है, और सुपर टेंशन के लिए 11 केवी से लेकर 33 केवी तक होता है, और एक्स्ट्रा टेंशन के लिए 33 से 66 केवी, और ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर के लिए 66 केवी से लेकर 132 केवी तक होती है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है, आप इसे याद कर लीजिए, और चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, जो कि यूपी आर्मिनल एग्ज़ाम में अभी पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न, डीसी आपूर्ति पर स्विचिंग के समय दिए गए परिपथ में आवेशन धारा का मान डैश डैश होगा। दोस्तों आप इसे, आपका जो उत्तर आएगा इसमें 100 मिली एम्पियर आएगा अगर आप इसे हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, डीसी के लिए संधारित्र खुला अर्थात परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, अतः धारा केवल प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होगी। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते, जैसे कि आई बराबर वी अपान आर होता है, आई बराबर वी का मान रखना है, आर का मान, और हल कर लेना है। आपका 100 मिली एम्पियर राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किसकी बनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लौह लेपित कॉपर क्रोड की बनी होती है, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी अवयव को सोल्डरिंग करने में किया जाता है, और सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसे बिट या टिप कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन में मुख्य भाग हत्था, शंक, बिट, टिप एवं एज होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जैसा कि देख सकते हैं आप, दो डीसी स्रोतों में से प्रत्येक का खुला पथित वोल्टेज 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम, यदि दोनों स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हों तो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट करंट का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इसे हल करना है, जो कि आपका, अगर आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 240 एम्पियर सही उत्तर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
हल करके भी बताया गया है। दोस्तों इसे आप हल कर लीजिए और हमें समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई है, इसलिए दोस्तों इसे हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक आदर्श परिपथ विक्षेप को प्रदान करनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिबाधा इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि परिपथ वियोजक एक वैद्युत स्विच है जो वैद्युत परिपथों में धारा में बाधा उत्पन्न करते हैं जब परिपथ ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो जाए, अतः यह परिपथ नष्ट होने से बचाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं ईएलसीबी के बारे में। ईएलसीबी एक सुरक्षा युक्ति होती है, इसके द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से नहीं। धात्विक खोलयुक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में यदि सजीव यानी लाइव कंडक्टर आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति जो है ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहलाती है। यह युक्ति रिले की भांति अथवा वोल्टेज चालित प्रकार की होती है। उपकरण में अर्थ दोष अथवा लीकेज उपस्थित होने पर ईएलसीबी लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत स्रोत से पृथक कर देती है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, किस युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, वेस्टर्न कैडमियम सेल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी सेल होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता है तथा केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल आदि। और हम इसमें बात करते हैं, जैसे द्वितीयक सेल जो होते हैं, द्वितीयक सेल वह सेल होते हैं जिनको चार्ज करके फिर से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेल में केमिकल एक्शन यानी रिवर्सिबल होता है, जैसे कि लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल आदि होते हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, जब एक विलयन में विद्युत धारा गुजरती है तो एक डेड डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक प्रभाव इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, धनात्मक विद्युताग्र यानी इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एनोड कहते हैं, जो कि ऋणात्मक को कैथोड कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक तरल पदार्थ यानी लिक्विड जो डेड डैश के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आयनों को, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन इस्पात इसका राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक विद्यमान रहता है उसे स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, डेड डैश की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय ध्रुव की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जैसा कि कार्क स्क्रू नियम डेड डैश इंगित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कार्क स्क्रू नियम को मैक्सवेल के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को प्रकट करती है तथा पेंच घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है वो जनरेटर में प्रयोग करते हैं, और जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है वो मोटर में उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी दोस्तों आप अधिक जानकारी देख सकते हैं। आपको सभी लोगों को फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम पता ही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि भारत में सिंगल फेज घरेलू उपकरणों की वोल्टेज रेटिंग सामान्यतः डैश डैश की सीमा अंतराल होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट तक होती है। और दोस्तों इसकी जो आवृत्ति होती है, भारत में मानक आवृत्ति होती है जो 50 हर्ट्ज होती है। जैसे कि विदेशों में जैसे अमेरिका वगैरह में वहाँ पर दोस्तों 60 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में यदि डेड डैश तो धारा की आरोपित वोल्टेज के समान कला में होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रेरकी प्रतिघात और धारा प्रतिघात के बराबर है धारती प्रतिघात के। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आपका दिया गया अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं एक एसी परिपथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्रोत से 1000 वाट की सक्रिय शक्ति और 1000 वोल्ट एयर की प्रतिघाती शक्ति लेता है तो स्रोत से ली गई आरएमएस धारा क्या होगी। सिंपल सा होता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हल किया गया है, फार्मूले पर मान रखना है और दोस्तों इसका आपको आंसर निकाल लेना है। आपका हल करोगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5√2 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों इस फार्मूले पर रख कर हल करना है, लास्ट में आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। 1-2 समीकरण बनेगी, उससे समीकरण को आपको हल कर लेना है। अगर नहीं हल कर पाए तो आप कमेंट कर देना, मैं हल करके बता दूंगा, टेलीग्राम में उसको सेंड कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज एसी परिपथ में जब 200 वोल्ट का वोल्टेज आरोपित किया जाता है और इसमें 10 एम्पियर की अग्रगामी धारा प्रवाहित होती है तो यह 100 वाट यानी 1000 वाट शक्ति व्यय करता है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा। सिंपल सा है दोस्तों, आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 0.5 अग्रगामी इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले पर मान रखना है। ये दोस्तों v का मान दिया गया, p का मान दिया गया है, ये सारा मान रख देंगे और i का भी मान दिया गया है, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा जो कि 0.5 अग्रगामी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि VAR निम्न में से इसकी इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रतिघाती शक्ति इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं VAR प्रतिघाती शक्ति की इकाई है और वाट सक्रिय शक्ति की इकाई है। वाट जो है शक्ति की इकाई होती है, वोल्ट एम्पियर जो होती है ये शक्ति की इकाई होती है। प्रतिघाती शक्ति 2 प्रकार की होती है, जो कैपेसिटिव तथा इंडक्टिव प्रतिघाती शक्ति जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आप, इनमें से क्या एलटी फीडर पिलर की अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जीआई स्ट्रिप इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि दोस्तों अर्थ तार व अर्थ इलेक्ट्रोड ही धातु के होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों अर्थ तार तांबे की और अर्थ इलेक्ट्रोड तांबे का तथा नट जो है नट बोल्ट तांबे आदि का होना चाहिए। और यदि इस प्रकार के अर्थ तार जो है जीआई की अर्थ इलेक्ट्रोड जीआई का नट बोल्ट जीआई के होने चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ वायर का रंग होता है। अर्थ का जो रंग होता है दोस्तों हरा होता है और न्यूट्रल का जो होता है वो काला होता है और जो फेज होता है RYB यानी रेड येलो और ब्लू होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों हम इसमें बात करते हैं अर्थ का जो प्रयोग होता है विद्युत के झटकों या खतरों से सुरक्षा हेतु अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। इससे अतिरिक्त अर्थिंग का प्रयोग न्यूट्रल तार को भू विभव पर बनाए रखने का भी होता है इसका कार्य।
चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भू उपकरण डेड डैश को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्षरण धारा यानी लीकेज करंट इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, भू तार निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग करते हैं इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि इसे अर्थिंग तार भी कहा जाता है। अगर अर्थिंग प्लेट जीआई की है तो नट बोल्ट वायर भी जीआई का प्रयोग करना चाहिए। अगर प्लेट तांबे की है तो नट बोल्ट वायर भी सभी तांबे का होना चाहिए। दोस्तों मान लो जो जैसे तांबे का है तो तांबे का सारा चीज़ होना चाहिए, यही इसमें बात कही गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एलईडी अदृश्य प्रकाश छोड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड एलईडी इसका सही उत्तर होगा और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, दो परिपथों के बीच विद्युत वियोजन हेतु प्रकाशीय युग्मक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशीय युग्मक डेड डैश का एक पैकेज है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एलईडी और प्रकाश डायोड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों का प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एलईडी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने में सक्षम बनाती है। इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, डायोड जिसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज का सामान्य डायोड की तुलना में रखा जाता है तो उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जेनर डायोड इसका राइट आंसर है। और जो जेनर डायोड जो है रिवर्स बायस में प्रचालित होता है। जेनर डायोड जो है, जेनर ब्रेक डाउन के पश्चात वोल्टेज का मान स्थिर हो जाता है और जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रण के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा प्रवाह शुरू होता है तो उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों इसकी जानकारी आप खुद से देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। और दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल के नाम पर है, उसे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि संधारित्र यानी कैपेसिटर युक्त तरंग अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर 1/2√3 FRLC इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने हेतु अभिन्न बायस करने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संतृप्ति यानी सेचुरेशन या कट ऑफ क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं, डेड डैश में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कट ऑफ क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। चलिए और दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, इस रीजन में ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस जंक्शन तथा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में प्रचालित होते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सामान्य प्रचालन है। सही उत्तर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो सही उत्तर होगा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जैसे कि जो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। आप फिर से देख लीजिए, एनपीएन में जो ट्रांजिस्टर के लिए सामान्य प्रचालन होता है, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं,
एक प्रवर्धक में 300 का वोल्टेज गेन होता है। यदि I/P 3 वोल्टेज है तो O/P वोल्टेज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले पर आपको मान रखना है तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 900 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, एक विभनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर एक संतृप्त अवस्था में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि IC छोटा है, बीटा IB इसका सही उत्तर होगा, बड़ा है ये, जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि यदि भार प्राप्ति प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का धारा लाभ डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घटेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही आगत विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है वैसे ही आदर्श स्रोत वाले उभयनिष्ठ उत्सर्जक एम्पलीफायर का संपूर्ण विभव लाभ डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला प्रश्न आपका, जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, फेज शिफ्ट RC 2 लित्र में पुनः निविष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रतिरोधकों एवं 3 संधारित्रों से इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मल्टी वाइब्रेटर 2 लित्र परिपथ प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 2 लित्र विद्युत 2 लित्र ऊर्जा रूपांतरण स्विच के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को डैश डैश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती धारा इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, विद्युत 2 लित्र ऊर्जा रूपांतरण स्विच के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करता है। निम्न आवृत्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो प्रत्यावर्तक से उत्पन्न की जा सकती है, परंतु किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत धारा पैदा करने के लिए ट्रांजिस्टर युक्त परिपथ का प्रयोग किया जाता है, जो 2 लित्र कहलाता है। अगला प्रश्न आपका, जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, SCR में होते हैं, क्या होते हैं SCR में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 PN जंक्शन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो SCR होती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होती है, इसमें 3 जंक्शन तथा 4 लेयर वाली ठोस अवस्था युक्ति होती है, तथा इसमें 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड एवं गेट होते हैं। जैसा कि दोस्तों एनोड, कैथोड और गेट यहाँ पर देख सकते हैं, और टर्मिनल भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जानने से पहले यहाँ पर देखते हैं, SCR का उपयोग AC और DC मोटर गति नियंत्रण में इन्वर्टर के रूप में, लॉजिक एवं डिजिटल परिपथों में टाइम डिले परिपथ में होता है। अगला प्रश्न है, UJT निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सा टूथ वेवफॉर्म जनरेशन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एक विशेष प्रकार की 3 टर्मिनल 2 लेयर युक्ति एक स्विचिंग युक्ति है, और इसमें जो है केवल एक PN जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है। जैसे कि UJT के अनुप्रयोग अग्रलिखित है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, UJT का सिंबल भी बना हुआ है, आप यहाँ से पूरी जानकारी देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोस्फेट इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, यदि 1 या 2 निवेश एक है तो कौन सा तर्क गेट, लॉजिक गेट 0 या निम्न सतही निर्गत यानी लो लेवल उत्पन्न करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अथवा पूरक NOR इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो यदि एक या दोनों निवेश एक हैं तो अथवा पूरक यानी NOR यानी नॉर तर्क गेट 0 या निम्न सतही निर्गत उत्पन्न करेगा। दोस्तों वो भाषा समझ में आपको नहीं आई होगी, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर OR गेट होता है ना, उसका ये इसमें
लगा दिया जाता है मड, इसमें दोस्तों ये बार लगा दिया जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि दोस्तों 0 0 यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर उल्टा कर देंगे, और गेट में 0 होगा और इसमें नार गेट में 1 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इनपुट 0 देंगे और 0 इनपुट और 0 और 1 देंगे तो यहाँ पर आउटपुट में 1 और गेट में प्राप्त होगा, जो कि नार गेट में 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही पूरी जानकारी देख सकते हैं। और 1 1 देंगे तो यहाँ पर नॉर गेट में आपका 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सिर्फ एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। अगला प्रश्न है, 1 1 1 0 2 का दशमलव समतुल्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 14 इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि पूरी गिनती आप लिख लेंगे 1 1 1 और 0, यहाँ पर फिर 2 की घाते 3 लिखेंगे, यहाँ पर आपको सीरियल से लिखते जाना है। फिर दोस्तों इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद आपका 14 उत्तर निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा होता है दोस्तों, इसे आप हल करना, जो कि आप इसे हल कर सकते हैं। निम्नलिखित गेट में से कौन सा यूनिवर्सल गेट्स है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नॉर गेट और एंड गेट, मतलब नॉर गेट और नंड गेट, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। चलिए जैसे कि हम इसमें पूरी जानकारी देखते हैं, जैसे कि नैंड गेट एंड और नॉट गेट के साथ कास्केड किया जाता है, तब परिणामी नंद गेट प्राप्त होता है। चलिए जैसा कि दोस्तों और हम बात करते हैं, जो नॉर गेट बनता है और नॉट गेट को कास्केड किया जाता है, तब परिणामी नॉर गेट प्राप्त होता है। इन दोनों गेट्स यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों गेटों की सहायता से किसी भी प्रकार का गेट बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, एक घर में 16 लाइटें और 8 पंखे का लोड भारतीय मानक अवस्था के अनुसार दिए गए हैं, तो लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप हल कर सकते हैं, यहाँ पर घर की लाइट की संख्या दी गई है, पंखों की संख्या, यहाँ पर पूरा भार निकाल लेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे तो आपका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, इसके लगभग आएगा तो आपका 3 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक नेमा यानी नेमा जो होता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कारण वर्गीकृत द्वारा रेट किया जाता है, तो क्लास बी इंसुलेशन अधिकतम परिचालन तापमान कितनी है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 130 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। YABF पूरा दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, वाई का जो ताप होता है 90 डिग्री सेल्सियस, और ए का 105 डिग्री सेल्सियस, ई का 120 डिग्री सेल्सियस, और बी का जो होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का 155 डिग्री सेल्सियस, एच का 180 डिग्री सेल्सियस, सी का जो होता है 180 डिग्री से ऊपर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए, या स्लॉट लाइनर और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पैकिंग स्ट्रिप इसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो होता है इसमें ये जो इसमें पैकिंग स्प्रिट होता है, जैसे कि मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे आगे निकला होने पर यह स्लॉट्स लाइनर और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, इसे पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर डैश डैश में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, DC मोटर इसका सही उत्तर होगा। और जो AC में होता है दोस्तों, वहाँ पर स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम जान लेते हैं, जैसे कि दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर DC मोटर में प्रयुक्त होता है, और इसका कार्य DC मोटर के लिए DC को AC में परिवर्तित करना, तथा जो DC जनरेटर के लिए AC को DC में परिवर्तित करना होता है।
कम्यूटेटर को यांत्रिक दृष्टिकारी यानी मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। इसे प्रयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ अभ्रक जो होता, इसमें जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है वो अभ्रक होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, सब खांचों वाली और प्रति खांच 10 चालक युक्त 10 ध्रुव यानी 10 पोल तरंग यानी वेव लेपित जनित्र को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 वेबर है। सही उत्तर दोस्तों आप इसे इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जैसे कि Z बराबर यहाँ पर निकाला गया, P बराबर N बराबर और फाई बराबर, यहाँ सारे मान दिए गए हैं। A बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर पूरा मान रख कर आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 1000 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा, जैसे कि यहाँ पर हल करके भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर प्रत्येक सिरे से। दोस्तों ये फिर रिपीट हो रहा है, चलिए हम इसे छोड़ देते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोटर का प्रयोग करते हैं। जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, लेकिन इसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डीसी सीरीज मोटर होती है। और इसमें हम डीसी सीरीज मोटर प्रयोग करते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो बला घूर्ण अन्य मोटरों की अपेक्षा अधिक होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम इसका सही उत्तर होगा। ये दोस्तों जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। जैसे कि यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, इस नियम के अनुसार धारा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न है, संकर्षण कार्य के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोगी होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। चलिए जैसा कि दोस्तों ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। दोस्तों इन प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं, मान लो दोस्तों इन प्रश्नों को अगर एग्ज़ाम तक देख लेते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपका एग्ज़ाम इससे बाहर चला जाएगा। दोस्तों यूपी आर्विनल का जो हमने कराया था वहाँ पर देख भी सकते हैं, वहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न वहीं से मिल गए हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं वहाँ पर। जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि ग्लूकोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों, ये जो ग्लूकोज रिले का उपयोग जो होता है आमतौर पर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक सुरक्षा युक्ति होती है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति की सूचना अलार्म बेल बजाकर देता है और साथ ही ट्रांसफार्मर स्रोत से विसंयोजित कर देती है। इसका प्रयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रकोष्ठी यानी सेल टाइप ट्रांसफार्मर कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं, इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर चित्र में आप देख भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनको यानी ब्रीदरों का उपयोग डेड डैश के लिए होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हवा से नमी खींचने के लिए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेगर इसका सही उत्तर हो। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक के रूप में मेगर का प्रयोग किया जाता है। मेगर में प्रतिरोध का मान मेगा ओम से प्राप्त होता है। मेगर जो होता है एक हस्तचालित डीसी जनरेटर होता है और मेगर की जो गति होती है 160 आरपीएम की गति इसमें होती है। अगला प्रश्न, भंवर धारा यानी एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग डेड डैश में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एमसी मीटर में डैम्पिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भंवर धारा अर्थात एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में संकेत को अपने अंतिम विक्षेप के पास कंपन करने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में एक परमानेंट मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही क्वाइल मूव करती है, जिसमें क्वाइल पर एक बल जो है F बराबर BIL लगता है, जिसमें संकेत स्केल का विक्षेप देता है और उस विक्षेप का मान नोट कर लिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करने की कोशिश करिए। जैसा कि चल रहा उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, AC और DC दोनों आपूर्ति में इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि यह एक आकर्षण प्रारूपी और प्रतिकर्षण प्रारूपी दोनों प्रकार का होता है, और इस यंत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एक आयरन के वेन यानी मूव करती है, और इसलिए इसे चल लौह उपयंत्र कहते हैं। इसका स्केल मान यूनिफॉर्म होता है, और इसमें विक्षेपाघूर्ण जो होता है थीटा प्रोपोर्शनल I² होता है। अगला प्रश्न टैकोमीटर का प्रयोग डेड डैश मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गति मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में टॉर्क निम्नलिखित किसके समानुपाती होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्लिप इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शून्य स्लिप के तदनुरूप एक इंडक्शन मोटर द्वारा टॉर्क निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शून्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बलाघूर्ण यानी स्टार्टिंग टॉर्क डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि 10 HP की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर के लिए प्रेरण मोटर प्रारंभ स्टार्टर डेड डैश होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्टार प्रारंभिक यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि 3% स्लिप की दर से 4 पोल 60 हर्ट्ज और 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर धारा आवृत्ति क्या है। सिंपल सा है दोस्तों, रोटर आवृत्ति यानी रोटर आवृत्ति होती है सप्लाई आवृत्ति गुणे स्लिप। यहाँ पर सप्लाई आवृत्ति के साथ स्लिप का गुणा कर देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा रोटर आवृत्ति बराबर आपका ऑप्शन नंबर सी 1.8 हर्ट्ज सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 RPM से रेटेड लोड पर 1050 RPM घटती है तो मोटर का स्लिप होगा। दोस्तों सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर निकल कर आएगा 4.76% सही उत्तर होगा। यहाँ पर मान रखना है, आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए, कैलकुलेशन दोस्तों आपको खुद से करनी है, जो कि दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो मान लो एग्ज़ाम में भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि UPPCL ऐसा विभाग है दोस्तों, वहाँ पर कैलकुलेशन से सवाल काफ़ी आते होंगे। और जो DRDO का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर देख सकते थे, जो जिसने DRDO का एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी कैलकुलेशन जो कि ट्रांसफार्मर से काफ़ी प्रश्न थे, जो कि हमने ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक कराया था दोस्तों, वहाँ से प्रश्न मिले थे, कैलकुलेशन से भी प्रश्न मिले थे। अगर दोस्तों वहाँ से जिन्होंने किया होगा तो एक भी प्रश्न उसका गलत नहीं हुआ होगा। चलिए, जैसे कि यदि किसी प्रेरणी मोटर का सर्पण यानी स्लिप 0.1 हो तो जबकि इसकी तुल्यकालिक गति 11 यानी 1000 RPM है तो इसकी घूर्णक यानी रोटर गति होगी। सिंपल सा है दोस्तों, रोटर गति बराबर होता है 1 माइनस स्लिप यानी S और गुणे इसका NS का गुणा कर देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 900 RPM सही उत्तर होगा। पूरा दोस्तों आपका मान दिया गया है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर गति यहाँ पर पूरा मान रखकर यहाँ पर देख सकते हैं रोटर गति आपका निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन दोस्तों खुद से करनी है,
जो कि हम आपको बता रहे हैं, आपको पूरा नियम बता देंगे, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। यदि किसी मोटर की तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है, जबकि इसकी ये आपूर्ति आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, तो इस मोटर को में पोलों की संख्या कितनी होगी? सही उत्तर दोस्तों आपका आ जाएगा 6। सही उत्तर होगा। जैसे कि एन एस बराबर एफ बराबर और पी आपको निकालना है, यानी पोलों की संख्या को आपको निकालना है। यहाँ पर फार्मूला है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी, यहाँ पर मान रखना है, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1 HP कितने वाट के समतुल्य होता है? 746 वाट इसका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश प्रणाली में 746 वाट होता है और मीट्रिक प्रणाली में 735.5 वाट होता है। अगला प्रश्न, पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है, संधारित्र यानी कैपेसिटर प्रवर्तित एकल यानी सिंगल फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में यदि संधारित्र यानी कैपेसिटर के स्थान पर डैश डैश लगा दिया जाए तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर प्रतिरोध लगा देंगे तो मोटर चलती रहेगी समान दिशा में। अगला प्रश्न, किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आईपी वोल्टेज को नियंत्रित करके इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका जैसे कि दो वाष्प चालित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं, भार का वहन यानी लोड शेयरिंग किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, लघु पिच कुंडलन यानी शॉर्ट सर्किट पिच्ड वाइंडिंग प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुल वोल्टता कम होगी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवी आवृत्ति कितनी होगी? सिंपल सा है दोस्तों, 375 आरपीएम दिया गया, एन बराबर पी बराबर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं पी बराबर निकाल लेंगे और दोस्तों यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो एन बराबर एफ बराबर जो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 50 हर्ट्ज सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका जैसा कि दिया गया है, दो प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समान टर्मिनल वोल्टता इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तुल्यकालिक मोटरें आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अग्रगामी पावर फैक्टर इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, आपका क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के मध्य इसका संबंध बताता है। अगला प्रश्न है आपका, दो ध्रुव यानी दो पोल 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति डैश डैश आरपीएम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3000 आरपीएम इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसका मान आपको खुद से निकाल लेना है, जो कि सिंपल सा है, ये फार्मूले पर मान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक रेक्टिफायर डायोड फॉरवर्ड दिशा में 20 ओम तथा विपरीत दिशा में 20,000 ओम प्रतिरोध दर्शाता है, वह? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अच्छा है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि सिलीनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इनपुट करंट बढ़ जाना इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो होता है यह एक धात्विक रेक्टिफायर होता है, जिसमें एल्युमिनियम की दो छोटी बड़ी प्लेट्स के बीच सिलीनियम नामक पदार्थ की अचालक परत होती है, जो इसका उपयोग 18 वोल्ट और 0.5 एम्पियर रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जब कोई पंप नए तौर पर
हो अथवा मरम्मत हेतु खोले जाए तो उसके उचित प्रचालन हेतु दो शर्तों का अनुपालन आवश्यक है। घूर्णन की दिशा और प्रारंभन से पूर्व अपक्रमण यानी प्राइमरी किस प्रकार के पंप के अपक्रमण की आवश्यकता नहीं होती है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रत्यागामी पंप इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपको अगला प्रश्न दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वोल्टा पतन विधि इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये तीनों विधियां हैं, जैसे कि ग्राउलर परीक्षण विधि और श्रेणी टेस्ट लैंप विधि और वोल्टा पतन विधि, ये सारी विधियां हैं। चलिए और जो कॉइल लीड या कम्यूटेटर सेगमेंट का मोटर की शाफ्ट से स्पर्श कर जाना अर्थ दोष कहलाता है। अगला प्रश्न है लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समांतर पथों की संख्या में इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों यहाँ पर लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में पूरी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि वह आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइल को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए वाइंडिंग की जाती है लैप वाइंडिंग कहलाती है। और वेव वाइंडिंग जो होता है वह आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइल को तरंग की भांति एक के बाद एक करके वाइंडिंग की जाती है वेव वाइंडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्शन मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए प्रति खांचा वैद्युतिक अंश की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रति खांचा वैद्युतिक अंश बराबर जो कि दोस्तों कुल वैद्युतिक अंश अपान खांचों की कुल संख्या, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश एक साथ डैश कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्क स्थापित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दो इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश एक साथ दो कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्क स्थापित करता है। इसमें एक कॉइल के दोनों सिरे पहले तथा तीसरे कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़े जाते हैं। इसमें कम्यूटेटर का पिच का मान जो होता है ±2 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 फेज समकेंद्रीय कुंडलन यानी कनेक्टिंग वाइंडिंग का लक्षण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक समूह में कुंडलियों की संख्या समान होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दो लैंप पोस्ट एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर और उनमें 200 सीपी के लैंप लगे हैं तो दोनों लैंप की बढ़ते ऊंचाई 6 मीटर है तो भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु प्रदीप्त कितनी होगी। सही उत्तर दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकला दोस्तों आपका जो उत्तर है 2.4 लक्स इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, आपको हल कर लेना है जो कि आपका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोककर आप दोस्तों इस सवाल को हल जरूर करना। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है दीप्ति तीव्रता को किस प्रकार की परिभाषित किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो कि बाहर विकीर्ण किया गया प्रकाशीय फ्लक्स प्रति यूनिट ठोस कोण, इसका सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पर इसकी जानकारी देखते हैं, जैसे कि दोस्तों किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमिनस तीव्रता अथवा कैंडल पावर कहलाता है। इसका मात्रक ल्यूमिन प्रति स्टेरेडियन अथवा कैंडला होता है। अगला प्रश्न है जैसे कि 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लो टेंशन, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 250 वोल्ट की निम्न वोल्टता की श्रेणी में रखा जाता है या घरेलू उपकरण को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न
सामान्यतः बस बार को डेड डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2.75 इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों ये जो बस बार होता है इसमें सामान्यतः एल्युमिनियम चालक का प्रयोग किया जाता है। इसके गोल या आयताकार पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 2.75 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, किसी उद्योगशाला में 100 अश्वशक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता डेड डैश होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 200 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। और जो इसमें 200 एम्पियर और दोस्तों इसमें जो किसी उद्योगशाला में 100 एचपी के लिए 3 फेज में 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई है तो बस बार की धारा वहन क्षमता 200 एम्पियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जैसे कि 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता को सिरी बस बार डेड डैश लंबाई से उत्पादित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2.44 मीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बस बार वायरिंग में किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 3 फेज प्लग इन बॉक्स इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जैसा कि बस बार वायरिंग में किसी बहुमंजिली भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन 3 फेज प्लग इन बॉक्स है। और इस बार वायरिंग में किसी भी बिंदु विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त संयोजक प्लग इन बॉक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, साधारणतः तापन उपकरणों में प्रयुक्त केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है जिसका कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा जनित ऊष्मा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि यदि एक सिंगल फेज 230 वोल्ट और 48 इंच यानी 120 छत पर पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी या धीमी गति पर चलेगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रित पट्ट पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए DIN रेल प्रयोग करना इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो विशेषता यह है कि दोष युक्त युक्तियों को प्रतिस्थापन पर्यंत सुगमता से संपन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि यदि किसी केबल के समापक सिरे यानी टर्मिनल की जो मोटाई होती है संयोजक यानी कनेक्टर के छिद्र में से अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा संयोजक में कसना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी थिम्बल प्रयोग करके इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, चित्र में जो बताया गया कौन सी युक्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ग्रोमेट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोमेट एक सुरक्षा युक्ति है जिनका प्रयोग धात्विक चादर से निर्मित उपकरण बॉडी नियंत्रण पट्ट आदि में छिद्रों में केबल को गुजारते समय किया जाता है। अगला प्रश्न, स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी, जैसे कि PVC एम्पायर क्लॉथ नायलॉन ये सभी प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि किसी अधिष्ठापन की भू धारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट और 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 19 ओम इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे I बराबर V/R होता है, यहाँ पर मान रखें तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर प्रतिरोध भी निकाल लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों आपको संचयन प्रकार के जल तापक की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में वाष्प उपस्थित है। इस समस्या को निराकरण डेड डैश की जांच से संभव है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ताप स्थायी की सेटिंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए,
दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको संचयन प्रकार के जल तापक की मरम्मत करनी है तो जिसके गर्म जल में वाष्प उपस्थित है। इस समस्या का निराकरण ताप स्थायी की सेटिंग की जांच से संभव है। अगला प्रश्न, एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः तंतु का तापमान क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आइसोलेटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्ति है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो पावर संयंत्र इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन, कोयला, तेल, यूरेनियम गैस की आवश्यकता नहीं होती है। डीजल, कोयला अथवा नाभिकीय संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विद्युत केंद्र इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहाव टंकी का प्रावधान किया जाता है जिसकी स्थापना डैम तथा पावर हाउस के बीच उपयुक्त स्थान पर संभवतः विद्युत केंद्र के समीप की जाती है। सर्ज टैंक पिंडस्टॉक की गति और दाब की स्थिरता बनाए रखने और जलावरोध प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, किसी नाभिकीय संयंत्रणीय न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट के किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मॉडरेटर में हल्के परमाणु जब ईंधन के न्यूट्रॉनों से टकराते हैं तो इसकी गति धीमी कर देते हैं, और नाभिकीय संयंत्र में हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, भारी जल, बेरिलियम इत्यादि मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ठोस ईंधन इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन एवं ज्वलनशील खनिज पदार्थ आदि ठोस ईंधन है। अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परिचालन लागत कम और आरंभिक लागत उच्च है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ट्रांसमिशन लाइन में कार्यकुशलता बढ़ती है यदि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। चलिए जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, और वोल्टेज तथा पावर फैक्टर बढ़ने से धारा का मान कम हो जाता है और जिसमें I²R हानि कम हो जाती है और तार का साइज भी पतला हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो तो दो खंभों की पारस्परिक परस्पर डैश मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 45 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रांसमिशन लाइन डैश जोड़ती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, जैसे कि 3/1/2 कोर केबल में क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सी 3 कोर होती हैं और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, सड़क किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर गुणे 1 गुणे 0.5 मीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भूमिगत लाइन डैश के लिए सुरक्षित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी जीवों के लिए सुरक्षित होती है। पशु और मनुष्यों मान लो मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों आदि सभी के लिए सुरक्षित होती है। अगला प्रश्न, PIL CSAT केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाला अचालक आवरण डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वार्निश युक्त कागज इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों इसका जो उपयोग है 11 किलोवोल्ट तक ही किया जाता है। अगला प्रश्न, एक लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओवरलोड और लघु परिपथ इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, 3 फेज चतुस्तार प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में डैश डैश धारा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 0 होती है। अगला प्रश्न है जैसे कि एसी रिले में चैटरिंग दो को डैश डैश प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शेडिंग कुंडली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हार्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि नाम डैश डैश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तड़ित चालक इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हार्न गैप तड़ित चालक और थायराइड तड़ित चालक के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो था ये हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि आपके सारे चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो छूट गया हो। दोस्तों ये आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ कोई भी आपका एग्ज़ाम हो दोस्तों, इस सीरीज को देखकर वहाँ पर चले जाना दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।